अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.5 को वाइंड अप कर दिया था। तो आज एक्सरसाइज नंबर 6.6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.6 में बच्चों आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने ना मेन दो चीजें पढ़नी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसके साथ उसकी डायग्राम्स जो मतलब है वो समझ लेते हैं, जनरल टर्म के लिए समझ लेते हैं बच्चों। फिर आगे हमारे लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन में वो क्या कहते हैं, व्हेन यू लुक अपवर्ड एट एन ऑब्जेक्ट दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड, the angle formed between the horizontal line of sight and the line of sight to the object is called angle of elevation। मतलब बच्चों, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका एंगल ऑफ जो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी आपको ना आप बिल्कुल सीधा देख रहे हो। ठीक है, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है ये उससे आपके साइड से ऊपर पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर देखना पड़ेगा ना, यानी अपवर्ड देखना पड़ेगा। तो जो आपको अपवर्ड देखना पड़ रहा है, तो ये जो अपवर्ड आपको देखना पड़ रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन। जैसे आप एग्जांपल पढ़ लो, वो कह रहा है स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो किसी बिल्डिंग को नीचे से ऊपर, मतलब आप ऊपर देखते हो तो आप सीधा वैसे देखो तो सीधा आपको लाइक एक सीधी रोड तो नीचे नजर आती है ना, बिल्कुल आपके सामने कार चलती नजर आ रही है, इंसान चलते नजर आ रहे होते हैं। जब आप इस तरह ऊपर की तरफ देखते हो तो ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आप ऑब्जर्वर हो और जो ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड से जो ऊपर एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइड से ऊपर एंगल बना, यानी लाइन ऑफ साइट है, ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका उल्टा है। तो अगर आप समझ लो ऊपर खड़े हो, आपने नीचे देखना है, तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ, मतलब नीचे जो ऑब्जेक्ट को देखोगे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि आप नीचे की तरफ लाइक अपनी आंखें झुका के, सिर झुका के देख रहे हो। ठीक है, वो कहता है कि व्हेन यू लुक डाउनवर्ड, तो आप डाउनवर्ड देख रहे हो एट एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ही है, तो वो उससे नीचे पड़ा हुआ है। द एंगल फॉर्म बिटवीन योर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन ऑफ साइट टू ऑब्जेक्ट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट टू ऑब्जेक्ट को जो दरमियान एंगल बन रहा है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप किसी बालकनी में, अपने घर की बालकनी में खड़े हो और आप नीचे किसी पार्किंग में लगी गाड़ी को देखोगे, तो आप नीचे देखोगे ना, ऑब्वियसली ऊपर नहीं देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू लुकिंग अप होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू लुकिंग डाउन होता है। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन की अगर मैं वो जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है उनकी समरी की बात करूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को लुकिंग अप कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन को लुकिंग डाउन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree, find the height of the post। तो आसान अल्फाज में समझाता हूँ, इंग्लिश मतलब कोई मसला नहीं है। वो कह रहा है कि एक ना फ्लैग पोस्ट है, अब वो जो फ्लैग पोस्ट की जो ग्राउंड लेवल पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ग्राउंड लेवल से 40 मीटर की दूरी पे वाक़ है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 40 मीटर दूर है, तो वो कह रहा है कि वो हाइट निकाल लो उस पोस्ट की। ठीक है, एक पोस्ट दी हुई है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से 40 मीटर दूर पड़ा हुआ है, तो ये जो फ्लैग पोस्ट है इसकी हाइट फाइंड आउट करो। ठीक है बच्चों, तो ये देख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन मुझे एक चीज बता दो आप जरा जल्दी से, कि अगर मैंने हाइट निकालनी है और मुझे बेस की, मतलब ये देखो ना, ये एंगल इसके साथ बना हुआ है, अगर ये एंगल बना हुआ है तो उसका मतलब है कि ये बेस है, मतलब जिसको देखा ना, जिसके साथ ये तिरछी लाइन आ गई। ठीक हो गया, तो ये आ गया एंगल के साथ बेस आ गई, ये बेस की वैल्यू आ गई। अगर ये बेस की वैल्यू हो तो किसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर अगर इकट्ठा हो तो किस फॉर्मूले की मदद से हम कह सकते हैं कि लाइक जिसमें दोनों चीजें आ जाएं और हम और फार्मूला की मदद से सॉल्व कर लें। तो परपेंडिकुलर और बेस वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस में जो वैल्यू है वो हाइट यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है। तो tan लिख लिया सबसे पहले, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो थीटा 60 डिग्री लिख लिया, और परपेंडिकुलर कितना है वो तो एच है, वो निकालना है, और बेस कितना है 40 हमने लिखा रहने दिया। तो याद है ना,
टेन 60 किसके इक्वल होता था याद है? जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एंगल्स फाइंड आउट करना सीखे थे तो टेन 60 को भी फाइंड आउट करना सीखा था। तो किसके इक्वल होता है? √3 के। टेन 30 1/√3 के इक्वल होता है और टेन 60 √3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे √3 पुट कर दिया और h/40 राइट डाउन कर दिया। अब 40 इधर डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h पहले लिख लिया √3 मल्टीप्लाई बाय 40। तो सिंपली आप √3 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो √3 और मल्टीप्लाई, एक मिनट, मल्टीप्लाई और ब्रैकेट लगाया ताकि सेपरेट हो जाए, कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, और 40 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास इसका सिंपली आंसर आ गया 69.28। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हाइट का जो आंसर आ गया, जो हाइट का आंसर आ गया वो कितना आ गया? 69.28। और साथ में क्योंकि गिवन क्वेश्चन मीटर में था तो गिवन क्वेश्चन जो आंसर भी है हाइट का वही मीटर में सिंपली हमारे पास आ गया। तो छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस हैं, ज्यादातर कुछ होंगे लेंथी वो भी देख लेंगे, लेकिन जो ज्यादातर जो पार्ट्स हैं वो मतलब बिल्कुल यही छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इतना मतलब मुश्किल नहीं है, बट समझना आना चाहिए। ठीक है, अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब अगले पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का पता है ना क्या होता है? आइसोसेलेस ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स आपस में सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है, पता है ना? तो दो साइड्स आपस में अगर जिनकी लेंथ सेम और एक साइड की लेंथ डिफरेंट है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन भी यहाँ से क्लियर होगी। एज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो उसका जो एंगल है वर्टिकल एंगल है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वो कितना है, 120 डिग्री। तो किसी भी एक तरफ आप एंगल बना लो, तो मैं वर्टिकल की तरफ, वर्टिकल ये लाइन है तो इसमें मैंने 120 डिग्री एक ट्रायंगल बना के 120 डिग्री का एंगल बना दिया। और उसकी बेस है यानी जो नीचे वाली साइड है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो बच्चों एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। अब एल्टीट्यूड ये तो नहीं ना, अगर ये होता तो इसकी लेंथ दी हुई है तो ये तो नहीं ना निकालनी थी एल्टीट्यूड। अब ये टेढ़ी लाइन भी नहीं हो सकती, तो एल्टीट्यूड बनाने के लिए मतलब एक मुझे एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने के बाद एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी बिल्कुल इसके सेंटर में से। तो देखो अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई। ठीक है, तो अगर ये निकाल लो या ये निकाल लो तो जो मर्जी निकाल लोगे उसमें से जो ये हमारे पास लेंथ आएगी, एल्टीट्यूड आएगा, मतलब ये जो हमारे पास लेंथ आएगी तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। चाहे इसकी मदद से सॉल्व कर लो, इसकी मदद से सॉल्व कर लो। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने बिल्कुल इसको सेंटर में से कट किया तो ये जो 10 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर इधर चला गया और 5 सेंटीमीटर इधर चला गया, क्योंकि हाफ हो गया ना, तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें से क्या है, अब एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री का मतलब क्या है कि जब ये जो लाइन सेंटर से हमने ड्रॉ किया तो 60 डिग्री यहाँ पे रह गया और 60 डिग्री यहाँ पे रह गया, तो फिर इनको प्लस करेंगे तो 120 डिग्री टोटल वर्टिकल एंगल आएगा ना, तो यहाँ पे एंगल भी आ गया। अब मेन बात क्या है? मेन बात है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये वाले ले लो या ये वाले ले लो, बात एक ही है, बस आपने ये लेंथ या एल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। लेकिन सबसे मेन जो हमारे यहाँ पे बात समझने वाली है बच्चों, वो देखना है कि ये है क्या चीज है, यानी ये जो मतलब ये लेंथ है नहीं है क्या चीज है? ये परपेंडिकुलर है, बेस है, मतलब परपेंडिकुलर या बेस में से कोई एक चीज है, तो देखो कौन सी है। वैसे अगर हम देखें तो एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पे ये गलती करने की कोशिश नहीं करनी। क्यों? क्योंकि याद है ना, एंगल जिसके साथ बनता है, जिस लेंथ स्ट्रेट लाइन के साथ एंगल बनता है, जो तिरछी लाइन तो वो हाइपोटेनस की हो जाती है, लेकिन जिसके साथ एंगल बनता है वो ऑटोमेटिकली वो बेस की वैल्यू हो जाती है। किसकी वैल्यू हो जाती है? बेस की। ठीक है, और बाकी जहां पे ये 90 डिग्री बन रहा होता है ये होती है परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, यानी हमने परपेंडिकुलर नहीं निकालना, तो हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल की बेस निकालनी है, क्योंकि वर्टिकल एंगल यहाँ पे बन रहा है। मे भी अगर एंगल यहाँ पे बनता ना तो फिर मतलब यहाँ पे बात कुछ और हो जानी थी, लेकिन क्योंकि एंगल वर्टिकल बनाया, वर्टिकल एंगल बनाया, तो एंगल यहाँ पे बनाया। अब एंगल जिसके साथ बने ना तो वो स्ट्रेट लाइन बेस होगी, और जो टेढ़ी लाइन होगी मतलब ये जो तिरछी लाइन होती है, डायगोनल भी इसको आप कह सकते हो, वो होगी हाइपोटेनस, और बाकी जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमने निकालना है बेस की वैल्यू। तो परपेंडिकुलर और बेस वही जो पीछे इससे पहले क्वेश्चन में किया, टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख दिया। चलो पहले लिख लें जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। बात समझ आ गई ना, क्योंकि परपेंडिकुलर मैंने क्या लेना है और बेस क्या लेना है,
क्योंकि एंगल्स मैंने बताया कि जहाँ पे बनते हैं, जिसके साथ एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन के साथ, वो बेस होती है, और जो बाकी जो 90 डिग्री वाले स्ट्रेट लाइन बन जाती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बच्चों अब यहाँ पे एंगल की कितनी वैल्यू, वैसे तो 120 डिग्री थी, लेकिन क्योंकि एक एल्टीट्यूड निकाला तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो एंगल भी डिवाइड होगा, तो एंगल कितने का रह गया, 60 डिग्री का रहेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इस बार दिया हुआ वो कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सिंपल लिख लो, और बेस तो निकालनी है तो बेस को एज इट इज लिख लो, या आप इसको एल्टीट्यूड भी लिख सकते हो, इसको हाइट भी लिख सकते हो, एच जो मर्जी लिख लो। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना मतलब ये एल्टीट्यूड यानी हाइट निकालनी है तो इसको एच लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब tan 60 डिग्री पीछे भी करके हैं, tan 60 डिग्री क्या वैल्यू है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, ठीक है ना। अब पुट कर दो, तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3 के, और 5 ओवर हाइट, अच्छा एल्टीट्यूड ये हाइट की बात करें तो अब ये निकालनी है, तो h इधर चला जाएगा और 5 √3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को डिवाइड कर लो √3 के साथ, जो आपका आंसर आएगा वो आपका इसका मतलब हाइट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 5 डिवाइडेड बाय √3, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.88, लाइक 2.89 या 2.88 अगर 2 तक करना है तो, अच्छा 2.8, हाँ ठीक है 2.88 ही कर लो, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 2.88 और साथ में मैं 6 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली इसका ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में इसका आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो आप 2.89 भी लिख लेना, अगर आपने 6 नहीं लिखना तो राउंड ऑफ करके पता है ना, तो ये 2.89 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या कह रहा है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द लेवल। यानी एक ना जो दरख्त है वो 72 मीटर लॉन्ग है, तो ना आप क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, तो आपने उसके टॉप से मतलब उसके टॉप की तरफ देखना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल से आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, 100 मीटर दूर जाना पड़ेगा, तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक हाइट गिवन है और एक इसकी बेस गिवन है, तो यानी परपेंडिकुलर और जो बेस है वो गिवन है, तो ऑब्वियसली tan थीटा वाले फॉर्मूला यूज होगा, तो सिंपली tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो tan थीटा लगेगा, ठीक है। तो यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, ठीक है। तो यानी परपेंडिकुलर और बेस है, ये तो परपेंडिकुलर है और इसके साथ एंगल बना हुआ है तो बेस है, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, पहले तो tan थीटा एज इट इज लिख लो, परपेंडिकुलर क्या वैल्यू है 72 और बेस की क्या वैल्यू है 100, तो 72 को 100 पे क्या कर लो डिवाइड कर लो, तो सिंपली आप देखना 72 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ गया 0.72, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0.72 आ गया, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan इधर आगे क्या हो जाएगा, इनवर्स सिंपली हो जाएगा, तो 0.72, तो आप लिख लो, और ये देखो यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स और tan, तो 0.72, तो 0.72, तो हमारे 72, तो हमारे पास आंसर आ गया 35.75, ठीक है। तो हमारे पास 37 पॉइंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स से 0.72 आ गया 35.75 और साथ में डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये भी सिंपली हमारे पास सॉल्व। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेस द हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। उर्दू में समझा देता हूँ, वो कह रहा है कि एक लैडर है, उसने ना ग्राउंड के साथ 60 ये लैडर आ गई, ठीक है। ये वॉल तो टेढ़ी नहीं ना होती, तो वॉल बिल्कुल सीधी वॉल बना दी, तो वॉल की लेंथ कितनी है 10 मीटर है, ठीक हो गया। अब जो लैडर है उसने ना 60 डिग्री लाइक 60 डिग्री बना के ना ग्राउंड के साथ, तो वो वॉल के साथ हमने उसको अटैच कर दिया, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो हम ये लेंथ निकाली है लैडर की, जबकि उसने एंगल 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाया हुआ है, और जो हमारे पास वॉल की लेंथ है वो 10 मीटर है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर यहाँ पे देखो, अगर आप अपनी आसानी के लिए देखो, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस क्योंकि एंगल इसके साथ बना हुआ, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर यूज हो रहा है,
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके इसकी वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप आज के लेक्चर के नोट डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर हो सके। तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा। साइन थीटा मैंने कहा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी इन दोनों के दरमियान की रिलेशनशिप निकाला ना, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, तो मैंने लेंथ निकालनी है तो हाइपोटेनस को मैंने एल से रिप्रेजेंट कर दिया, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, यानी इस लाइन को हाइपोटेनस कह दिया, लेकिन ये ऑब्वियसली लेंथ निकालनी है। तो ओके, तो साइन लिख लिया। अच्छा, इसको अब एंगल, क्योंकि अब ये सोल्यूशन की फॉर्म तरफ चल रहे हैं, तो साइन की वैल्यू कितनी है, एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री पर तब तक जल्दी से मुझे बता दो कितनी वैल्यू होती है, जब तक मैं परपेंडिकुलर 10 लिख रहा हूँ और हाइट की हाइपोटेनस की जगह h लिख दिया। तो जरा मुझे बताओ बच्चों कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, √3/2 के ना, पता है ना, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ √3/2 लिख दो और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व साथ साथ कर लेते हैं। तो √3/2 लिखा और साथ में 10 लिख लिया और साथ में h लिख दिया। अब h इसके h इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, √3h आ गया और 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 10 20। तो h इधर मल्टीप्लाई हो रहा है √3 के साथ और √3 इधर आके क्या हो जाएगा, इनके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2 10 20 ओवर √3 आ जाएगा। तो 20 को √3 से डिवाइड कर लो, आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास ये देखना 20 डिवाइड बाय √3, तुम्हारे पास इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया, 11.54 इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। तो क्योंकि उसके आगे देखो 11.54 है और आगे 7 है ना, तो अगर मैं 54 तक रख रहा हूँ तो मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो 11.55 इसका मैं आंसर लिख लेता हूँ। तो h इज इक्वल टू 11.55, क्योंकि मीटर में है तो मीटर में इसका सिंपली आंसर 11.55, इसकी लैडर की हाइट का आंसर हमारे पास आ गया। ऑब्वियसली ये जो लैडर है ये मतलब दीवार से लंबी होगी ना, क्यों लंबी होगी, देखो अगर इसको टेढ़ा करके खड़ा किया हुआ 60 डिग्री पे तो फिर कहीं दीवार के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अगर इसको सीधा कर दोगे तो ऑब्वियसली इसकी हाइट दीवार से ज्यादा होगी। वो कहता है कि अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। तो एक सी लेवल, लाइक एक सी लेवल से ना एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस आपने देखा है ना, कार्टून्स में भी देखा होगा, मतलब अगर आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, वो जहाँ पे वो जाते हैं एक लाइट हाउस में, वो एक समुद्र के ऊपर एक बड़ा सा होता है और जो उसके इर्द गिर्द लाइट वो घूम रही होती है ताकि वो जो हमारे पास शिप्स होती हैं उसको वो रास्ता दिखाते हैं। तो लाइट हाउस वो कह रहा है कि वो सी लेवल से 150 मीटर अबव है, उसकी हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अब लाइट हाउस है, अब बात पहले पूरी कर लेते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों आ रहा है, फिर मैं आगे आपको बात बताता हूँ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द शिप इज 60 मीटर। तो ऑब्वियसली जो शिप है वो तो लाइट हाउस से नीचे होगी ना, लाइट हाउस से ऊपर तो नहीं ना होगी। तो एंगल ऑफ हमारे पास जो डिप्रेशन आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ही आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन तब आएगा जब आप उससे ऊपर पड़े होते हो, मतलब हमारे पास ये जो देखने वाला जो एंगल होता है इससे आप ऊपर पड़े होते हो, साइड वाला एंगल सुंगल ऊपर पड़े होते हो, ऊपर देखना पड़ रहा है आपको, अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाना पड़ रहा है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आता है। लेकिन अब आपको गर्दन को नीचे झुकाना पड़ रहा है, लुकिंग डाउन देख रहे हो, तो डाउन साइड देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। तो वो कह रहा है कि कितना एंगल बना रही है शिप के साथ वो जो हमारा लाइट हाउस है, एंगल ऑफ उसका डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि ये चेक करो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी शिप एंड द टावर। तो शिप और टावर के दरमियान कितना डिस्टेंस है, जबकि टावर 150 मीटर है, उसकी लेंथ अबव द सी लेवल, और वो शिप के साथ जो टावर है, लाइट हाउस का टावर है, उसका टॉप शिप के साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। तो आप बताओ कि शिप उस टावर से कितने दूर पड़ी हुई है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई हमारे पास। तो अब देखो इसमें, देखो ये अगर मैं बात करूं, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो गया, और एंगल इसके साथ बन रहा है तो ये बेस होगी, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी दो चीजें इन्वॉल्व हो रही है, तो ऑब्वियसली साइन थीटा यूज होगा कि कोस थीटा यूज होगा कि टेन थीटा यूज होगा, बताओ मुझे जरा।
अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर होता तो साइन थीटा यूज होना था, बेस और हाइपोटेनस होता तो cos थीटा यूज होना था। अब परपेंडिकुलर और बेस है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा, ठीक है। तो बेस तो फाइंड आउट करनी है ना, तो एज इट इज अब मैंने बेस को क्योंकि उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है डी, तो मैं इसको डी लिख दूंगा, ठीक है। तो एंगल कितना बना रही है, टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख लो, और परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू 150, और बेस की क्या वैल्यू है बच्चों, बेस की वैल्यू लाइक डी है, मेरे को डिस्टेंस निकालना, उसको डी लिख लिया। ये आपकी जनरलाइजेशन के लिए मैं ना ये फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन के समझ आए क्वेश्चन में हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री, बार बार हम ये टेन 60 डिग्री के लगता है आज हमने करते रहना है। तो पता ना टेन 60 डिग्री किसका इक्वल होता है, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 लिख लिया इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो डी इधर डिवाइड हो रहा है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस जो है 150 ओवर अंडर रूट 3 एज इट इज आ जाएगा। तो 150 को अंडर रूट 3 पे डिवाइड कर लो, तो जो आपका आंसर आएगा वही इसका हमारे पास डिस्टेंस का आंसर होगा। यानी वो जो आंसर आएगा पता चल जाएगा कि शिप और लाइट हाउस के दरमियान 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो 150 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 86.60। तो डिस्टेंस की क्या वैल्यू आ गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू 86.60। आंसर की मतलब ये जो परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है वो मीटर्स में, तो ये डिस्टेंस भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो 86.60 मीटर उसका तब डिस्टेंस होगा एक लाइट हाउस से, जबकि टॉप ऑफ द लाइट हाउस के और जो शिप है उसके दरमियान एंगल जो ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों।